हेलो स्टूडेंट, हेलो व्यूवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, लेक्चर पढ़ने वाले हैं, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ये आपकी रोज़मर्रा यानी डेली काम में आने वाली चीज़ें हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे हम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जो हमारा संविधान है वो भारतीय नागरिक को निस्वार्थ निष्पक्ष 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। 6 यानी 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स क्या है तथा इससे पहले दो फंडामेंटल राइट उस वीडियो में हम पहले ही डिस्कस कर चुके। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आज हम अपने तीसरे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। जो तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है वो हमें यह अधिकार देता है शोषण के विरुद्ध। यदि आपका कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से अगर शोषण कर रहा है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें अनुच्छेद 23 में यह कहा गया है, मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिशोध, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है। इस अधिकार का मतलब ये है, जो आर्टिकल 23 हमें यह कहना चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मानव का व्यापार नहीं करेगा, उससे ज़बरदस्ती काम नहीं कराएगा तथा उसकी तय की गई मजदूरी देगा, यानी उससे बंधुआ मजदूरी नहीं करवाएगा और उसने जो काम किया है उसका जो पैसा बनता है उसे वह पैसा देगा। यह अधिकार हमें आर्टिकल 23 हमें देता है। यदि आपके साथ या आपके आसपास ऐसा होता है, यदि कोई बाल श्रम होता है यानी 6 से 14 साल के बच्चों को से कोई अगर काम करवाता है तो यह एक कानूनी अपराध है, आप उसका विरोध कर सकते हैं। तो आर्टिकल 23 हमें शोषण के विरुद्ध का अधिकार देता है। नोट, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, लेकिन अगर राष्ट्र की बात हुई तो आपको जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह इसका एक्सेप्शन है। इसका ये कहा गया कि आपके पास तो पूरा अधिकार है कि आपको कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता, लेकिन यदि आप राष्ट्र की सेवा की बात आई तो आपको राष्ट्र की सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। फिर अब चलते हैं आर्टिकल 24 यानी अनुच्छेद 24, बालकों के नियोजन का प्रतिशत। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, जो कि जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि आर्टिकल 23 में तो वही है, मानव के साथ दुर्व्यापार नहीं होगा, कोई उससे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता है, तय की गई मजदूरी से कम पैसे में वो काम नहीं करेगा। आर्टिकल 24 हमें सीधा ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में, फैक्ट्री में, चाय की दुकान में, कहीं भी कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करवाया जा सकता। यदि ऐसा कोई करवाता है तो यह कानूनन अपराध है। तो आर्टिकल 24 भी आपको पता चल गया। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको चैप्टर पढ़ने के बाद लग ही रहा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए तमाम समस्याओं का समाधान है। इसलिए आप सभी को मौलिक अधिकार के बारे में तो पता होना ही चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। अभी ये जो सीरीज चल रही है मौलिक अधिकार के, इसके बाद मैं आपको मौलिक कर्तव्य भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि जिस तरह हमारे लिए हमारा मौलिक अधिकार बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक उसी तरह हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम देश के प्रति क्या करें। तो अभी हम मौलिक अधिकार क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं आपको मौलिक कर्तव्य भी पढ़ाऊंगा। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे
अधिकार की तरफ, जिसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 25 हमें यह कहता है कि अतः कारण की और धर्म को अवैध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 25 हमें यह कहता है कि हम किसी भी धर्म को अपनी इच्छा पूर्वक अपना सकते हैं तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। राज्य हमें इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता है, कोई भी हमें बाध्य नहीं कर सकता कि यही धर्म आपको अपनाना है। तो इसके लिए हमें आर्टिकल 25 हमें पूरी स्वतंत्रता देता है कि हम किसी भी धर्म को पूरी तरह से अपनाने की स्वतंत्र है तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। फिर आते हैं हम आर्टिकल 26 की तरफ। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व शोषण करने, विधि संपत्ति के अर्जन, स्वामी और प्रशासन का अधिकार है। यानी आर्टिकल 26 हमें यह कहा जाता है कि हम तो कोई भी धर्म अपना सकते हैं तथा 25 में तो ये कहा है, लेकिन आर्टिकल 26 में ये कहा गया है कि हम किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, संस्था बनाने के लिए तथा उसका पालन पोषण करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। फिर आर्टिकल 27 की तरफ चलते हैं। तो आर्टिकल 27 क्या करता है? राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। यानी आर्टिकल 27 हमें करों से भी, धर्म के मामले में करों से भी मुक्त करता है कि राज्य हमें बाध्य नहीं कर सकता कि हम जो किसी भी धार्मिक स्थल पे या धार्मिक संप्रदाय पे, जैसे मस्जिद, मंदिर या कोई सी भी धार्मिक संस्था हो, उस पर हम कर देने के लिए हमें राज्य बाध्य नहीं कर सकता। यानी इस आर्टिकल से हमें कर मुक्त किया गया। फिर हम चलते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 28 यानी आर्टिकल 28। राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्था अपने विद्यार्थी को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलत सुनाने हेतु बाध्य नहीं कर सकता। और आर्टिकल 28 में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई, वो यह कही गई कि राज्य, हम अपने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए तो बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन हम किसी भी ऐसे संस्था पे, सरकारी संस्था पे या किसी स्कूल कॉलेज में किसी भी धर्म की, किसी भी विशेष धर्म की, हम या किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके लिए आप अपना स्कूली संस्था बनाइए, वहाँ आपको जो भी पढ़ाना पड़े, लेकिन किसी भी सरकारी, सीधा ये क्या है, किसी भी सरकारी कार्यालय में, सरकारी स्कूल में, कॉलेज में किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो आई होप अब आपको आर्टिकल 28 भी पता चलो। अब हम चलते हैं अपने 5वें अधिकार के, जिसमें जो है हमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। जो 5वां अधिकार है वो हमें संस्कृति और शिक्षा का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 29 में यह कहा गया, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति और धर्म संस्कृति के अधिकार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। जो आर्टिकल 29 हमें यह कहता है कि किसी भी लोगों को या किसी भी अल्पसंख्यक लोगों को जिनकी संख्या कम है, उनको किस भाषा, लिपि, संस्कृति, जाति, धर्म के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश करने से या किसी शैक्षणिक संस्था में भाग लेने से नहीं रोक सकता। यदि ऐसा कोई राज्य ऐसा करता है तो यह कानूनन अपराध है। तो यह हमें अधिकार दिया गया है कि सिर्फ मुझे इस कारण किसी भी शैक्षणिक संस्था में एडमिशन लेने से या कहीं जाने से नहीं रोका जा सकता कि मैं स्पेशल इस भाषा का बोलने वाला हूँ। तो इसलिए आर्टिकल 29 हमें यह अधिकार देता है कि आप यदि इंडियन सिटीजन हैं तो आपको किसी भी शैक्षणिक संस्था में कहीं भी, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, भाषा, कोई सी भाषा बोलने वाले, आपको कोई नहीं रोक सकता। और आर्टिकल 30 क्या कहता है? शिक्षा
संस्थाओं के स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। जो आर्टिकल 30 ये कहता है कि कोई भी शैक्षणिक संस्था हम चला सकते हैं, कोई भी हम शैक्षणिक संस्था चला सकते हैं, लेकिन सरकार जो उसमें अनुदान देती है वो उसमें सिर्फ इस बेस पे वह अनुदान देने से भेदभाव नहीं कर सकती कि यह शैक्षणिक संस्था स्पेसिफिक किसी समुदाय का। जैसे उदाहरण से मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कोई शैक्षणिक संस्था मठ चला रहा है तो सरकार उसे तो ज़्यादा अनुदान दे रही है, और कोई मदरसा चला रहा है तो सरकार उसे कम अनुदान दे रही है। तो यह भेदभाव सरकार नहीं करेगी। अगर सरकार किसी भी शैक्षणिक संस्था, चाहे कुछ भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सरकार उसे बराबर ही अनुदान देगी, तो किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने इसी में एक था आर्टिकल 31 जो हमें यह अधिकार देता था संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसे अब संशोधन करके कानूनी अधिकार आर्टिकल 300A में, किसमें, जो आर्टिकल 31 था उसे आर्टिकल 31 को अब संशोधन करके 300A में कर दिया गया। यह अब संवैधानिक अधिकार ना होकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब हम चलते हैं अपने आखिरी मौलिक अधिकार पे, जिससे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, और यह बहुत सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है, और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। तो देखिए दोस्तों, यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन गया। यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो आप संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहेंगे, यानी उद्देशिका को। लेकिन यदि आपसे यह पूछा जाए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किससे संविधान की आत्मा कहा गया, तो आप आर्टिकल 32 को कहेंगे कि आर्टिकल 32 को अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। क्या तो आर्टिकल 32 क्या है? इसके तहत मौलिक अधिकार को प्रवृत्त करने के लिए समुचित कार्यव्यूह द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिकार में यह कहा गया है कि यदि आपका किसी भी तरह से मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। तो यह है, अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन कोई करता है तो अब सीधा आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, तथा उच्चतम न्यायालय इसके उपलक्ष्य में 5 तरह की रिटें निकालने की शक्ति है। क्या करता है वो? 5 तरह की रिट निकाल सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो रिट क्या है वो भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। तो एक रिट यह जारी करता है कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है, तथा इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान पर निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए के कारणों का विचार कर सके। और इस रिट में न्यायालय यह कहता है कि यदि आपने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है तो उसे न्यायालय के सामने पेश कीजिए, ताकि उससे यह पूछा जाए कि उसके जुर्म को या किस लिए उसे गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की जाए। दूसरा है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जाता है। एक परमादेश यह है कि यदि कोई अधिकारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना कार्य नहीं कर रहा है तो न्यायालय उसे यह परमादेश देगा कि
यह तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें इसे किसी भी हाल में पूर्ण करना है। और तीसरा है प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय तो निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हेतु आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यह कार्रवाई ना करें, क्यों यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और इस रिट में न्यायालय ये कहता है कि किसी भी अधिकारी को उसके कार्रवाई से रोकता है कि यह काम आपका नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए, यह आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है। फिर अब हम चलते हैं अपने चौथे पे, उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उससे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। उत्प्रेषण का अधिकार यह सारी रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी करता है कि यदि यह मुकदमा आपके पास बहुत दिनों से निलंबित है तो आप आगे बड़े न्यायालय में या वरिष्ठ न्यायालय में भेज दें। और पांचवा जो रिट है अधिकार पक्ष लेखा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पद अधिकार के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिट है। यह रिट ये है कि यदि कोई भी अधिकारी किसी भी पद पे है तो न्यायालय उससे पूछेगा कि यदि आप इस पद के लायक हैं, यह पता करें कि यदि आप इस पद के लायक हैं तो ही कार्य करिए, यदि वो उस पद के लायक नहीं है तो उससे इसका लिखित रूप में आंसर दिया जाएगा कि आप इस पद के लायक नहीं है, इसलिए आपको यहाँ से बर्खास्त किया जा रहा है। तो ये जो 5 तरह की रिटें हैं सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के अनुसार। तो आई होप अब आपको माइंड में पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं तथा ये किस तरह हमें प्राप्त हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इस कंप्लीट सीरीज़ की 2 वीडियो है, 2 से 3 वीडियो, आप पूरी वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको पूरा माइंड में क्लेरिफाई हो जाएगा कि मौलिक अधिकार क्या है। तथा आप किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलता है। तो मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।